हेलो बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का स्टडी अल्फा के यूट्यूब चैनल पर। बच्चा, आज हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम शुरुआत से लेकर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हम बारी बारी से करेंगे। तो कुछ इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज के इस सेशन में हम लोग देख लेते हैं बेटा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, ये वाली क्लास या हमारी बाकी की सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बेटा ना भूलें। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। हमारी सारी वीडियोस के नोट्स और सारे आपको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के सॉल्यूशंस आपको यहीं पे मिलेंगे। आप हमसे यहाँ पे आकर के कोई भी सवाल हमसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। तो देखेंगे बेटा हम लोग के पहला क्वेश्चन क्या है। नेम ए बी सी डी ई एंड एफ। हमें पांचों नाम बताने हैं किसमें, इस डायग्राम में। एक डायग्राम हमको गिवन है, इसमें हमें ए बी सी डी ई एफ सब चीज़ें हमें बताने हैं कि इनकी जगह पर क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो हमें ये बताना है कि इस ए की जगह पर क्या है, बी की जगह, डी की जगह पर, बी की जगह पर क्या है। ठीक है, मैंने ये आपको जब एक चैप्टर आपको पढ़ाया था तो ये वाला डायग्राम मैंने आपको स्पेशली बताया भी था कि क्या चीज़ है, किस चेंज को मैटर अगर चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, तो इनको हम लोग कौन कौन से प्रोसेस हम लोग कहेंगे। ठीक है, तो बेटा पहले मैं बात करूंगा ए की। तो देखिए ए के लिए जो सॉलिड है वो सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो क्या होता है, मान लीजिए आपके पास आइस है ना। आइस जब आपका वाटर में चेंज हो रहा है तो क्या होता है, वो मेल्ट होता है ना। क्या होता है, मेल्ट होता है। तो बेटा क्या कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगा मेल्टिंग। ठीक है, क्या प्रोसेस हो जाएगा, ए प्रोसेस हो जाएगा आपका मेल्टिंग। ठीक है, आप देखेंगे बी में देखिए लिक्विड है, लिक्विड किस में चेंज हो रहा है बेटा, गैस में चेंज हो रहा है। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, गैस में। नॉर्मली जब आप, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है, अगर आप भगोने में पानी रख के उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आप देखते हैं कि उसकी गैसेस बनना स्टार्ट हो जाती है। जो वाटर है आपका, जो पानी है, वो वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो कौन सा प्रोसेस, वेपराइजेशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो क्या है, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, इवेपराइजेशन आपका बी हो जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग सी की। सी में देखिए बेटा गैस है जो चेंज हो रही है किसमें, लिक्विड में। गैस आ रही है लिक्विड में, और गैस लिक्विड में कैसे आती है बेटा, जब हम पानी को, इन्हीं वेपर्स को अगर हम ठंडा कर लें बेटा, इन्हीं वेपर्स को ठंडा कर लें तो ठंडा करने पर क्या होगा, ये दोबारा से वाटर की फॉर्म में आ जाएगी, है ना। वाटर का फॉर्म में आ जाएगा। या हमने एक एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था क्या, कि अगर आप फ्रिज से एक चिल्ड बोतल अगर आप निकालें पानी की चिल्ड बोतल अगर आप फ्रिज से निकालते हैं और उसको कुछ समय के लिए बाहर टेबल पे रख दें, है ना, तो आप देखते हैं कि उस बोतल के चारों तरफ आपको क्या मिल जाएंगी, आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगी, है ना। क्या मिल जाएगा, वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको उसकी सरफेस पर मिल जाएंगी। तो ये वाटर कहाँ से आया, ये वाटर आपका आया एटमॉस्फेयर से ना। ये वाटर कहाँ से आएगा आपका, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में जो वेपर्स हैं वो जैसे ही इस ठंडी बोतल के संपर्क में आएगी तो क्या कर देगा, इसको वो गैस से लिक्विड में चेंज कर देगा, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, गैस से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो गैस से लिक्विड में चेंज करने का क्या प्रोसेस बोलेंगे, लिक्विफिकेशन कहेंगे या कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, लिक्विफिकेशन हो जाएगा या कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं डी वाला प्रोसेस। यहाँ पर लिक्विड है बेटा, लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, है ना। आपने पानी लिया और पानी को एक बर्तन में करके फ्रीजर में रख दिया। ठीक है, और फ्रीजर में क्या होगा, वो पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो पानी के जमना यानी कि लिक्विड से, जो आपका पानी था, पानी से बर्फ के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन कहेंगे या फिर फ्रीजिंग कहेंगे, है ना। फ्रीजिंग कहेंगे या सॉलिडिफिकेशन, क्यों, वो लिक्विड था और सॉलिड में चेंज हो गया, तो सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा ई की। देखिए ई में क्या हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में, है ना। हमने डेफिनेशन भी पढ़ी है, व्हेन अ सब्सटेंस इज डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। तो ई की जगह हम लोग क्या कर लिखेंगे, सब्लिमेशन। ठीक है, अब एफ देखेंगे। एफ में क्या हो रहा है बेटा, एफ में आपका गैसेस हैं जो डायरेक्टली चेंज हो रहे हैं किसमें, सॉलिड में।
ठीक है, इसको भी हम लोग सब्लिमेशन भी कह सकते हैं और दूसरा इसको सॉलिडिफिकेशन भी हम लोग कहेंगे। तो उसको दो नाम हम लोग दे सकते हैं, लिक्विडिफिकेशन या सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका क्या था, फ्यूजन था, फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, दूसरे में आपका वेपराइजेशन, तीसरा था आपका कूलिंग या लिक्विफिकेशन, डी में आपका था कूलिंग, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, नेक्स्ट ई सब्लिमेशन, और लास्ट में आपका था सॉलिडिफिकेशन या सब्लिमेशन। ठीक है बेटा, तो ए बी सी डी ई की जगह हमें बताने थे कि क्या क्या आएंगे, ये आपका आंसर था ए बी सी डी ई और एफ की जगह पे। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, अगर आप एक पानी ले बेटा एक बर्तन में, अगर आप एक बर्तन में पानी लेंगे, है ना, पानी अगर आप एक बर्तन में लेते हैं बेटा, ठीक है, और उसको अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको अभी हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है भाई, उसको अभी हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे भाई। चलिए आ गया भैया पानी, है ना, ब्लू पानी पानी। ठीक है भाई, चलिए अब क्या करना है, हमें इसके नीचे बर्नर जलाना है भाई। तो सर ये आ गया रेड 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 आ गया, क्या फ्लेम आ गई सर, ये फ्लेम आ गई ना, हाँ क्या आ गई, फ्लेम आ गई। चलिए ये दे दिया हमने बर्नर। ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है, समझ लेना बस। ठीक है, तो क्या आ गया बेटा, ये बर्नर। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको बर्न कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने पर बेटा क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद, जब ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो इसकी वेपर्स बनना चालू हो जाएगा, है ना, क्या चालू हो जाएगा, वेपर्स बनने। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये जो पानी है, जो वाटर है, वो आपको किस फॉर्म में मिलेगा, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी उसकी, गैस या वाटर वेपर्स हम लोग कह सकते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो वाटर होगा बेटा, वो आपको वाटर वेपर्स में मिलेगा, या हम कह सकते हैं गैस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर का ही फिजिकल स्टेट बताना है, लेकिन टेम्परेचर इस बार अलग है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस, देखिए नॉर्मली मैं आपको बता दूं, हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस को साइंस में हम लोग रूम टेम्परेचर भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर पानी जो होता है वो किस स्टेट में होता है ना। तो अगर आप देखेंगे बेटा, अगर आपके रूम में पानी होगा, घर में अगर पानी है, तो पानी तो बेटा पानी के स्टेट में होगा, मतलब वो आपका लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा इतने टेम्परेचर पे ना। नॉर्मली अगर हम गर्मियों के दिनों की बात कर रहे हैं बेटा, तो टेम्परेचर 35, 40, 42 के आसपास होता है, उस पर भी वो लिक्विड स्टेट में ही होता है ना। तो बेटा 25 पे तो वो और भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी उसकी लिक्विड स्टेट में होने की, है ना। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे बेटा किस स्टेट में मिलेगा आपको वाटर, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। किस स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है। हमने तीनों टेम्परेचर देखे, पहले 100 था, 100 में वाटर वेपर्स में थी, गैसेस स्टेट में था। 25 पे हमने देखा, 25 में लिक्विड स्टेट में था, है ना। अब पूछ रहा है आपसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा स्टेट में होगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं, 100 डिग्री सेल्सियस जो, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना बेटा, वो आपका वाटर का क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो फ्रीज होने पर किस में चेंज हो जाएगा वो, फ्रीज होने पर वो चेंज हो जाएगा आपका सॉलिड में। किस में चेंज हो जाएगा बेटा, सॉलिड या आइस बन जाता है, आप जानते हैं, है ना, आइस बन जाता है। तो आइस कौन से स्टेट में होता है, आइस आपका सॉलिड स्टेट में होता है ना। तो वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर का फिजिकल स्टेट 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड होगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपेयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड, गिव रीजन। देखो बेटा, नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, ये आप देख सकते हैं एक तरीके की वही बॉल्स हैं जो हम लोग अपने घरों में कपड़ों में रखते हैं, ताकि कपड़ों में जब हम लोग संदूक में या किसी बक्से में कपड़ों को सहेज कर रखते हैं कि भाई अब गर्मियां खत्म हो गई हैं तो गर्मियों के कपड़ों को रख दो, अब सर्दियों के कपड़े निकाल लो, सर्दियां आ गई हैं, या सर्दियां जब जाती हैं तो हम लोग बड़ी बड़ी रजाई हैं, कंबल हैं, उनको हम लोग बक्से में रख देते हैं, है ना। तो उनकी सेफ्टी के लिए, ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, दीमक ना लगे, है ना, किसी तरीके का हार्म ना पहुंचे, तो उसमें हम लोग छोटी छोटी बॉल्स को हम लोग डाल देते हैं,
ताकि उसमें किसी भी तरीके का कीड़ा उसमें ना पहुंचे। तो वो बॉल्स नेफ्थलीन बॉल जैसी ही होती हैं और समय समय पर क्या होता है, वो अपनी वेपर्स छोड़ती है बेटा, है ना, वेपर्स छोड़ती हैं जो महक छोड़ती हैं अपनी, है ना, तो जिसकी सुगंध से, जिसकी महक से जितने भी कीड़े हैं वो उससे दूर रहते हैं हमारे कपड़ों से। तो जब वो बेटा महक छोड़ती रहेगी तो अपने आप ही क्या होती रहेगी, खत्म होती रहेगी, है ना। या हम लोग कह सकते हैं बेटा कि वो सॉलिड स्टेट में तो है, तो सर ठीक है, और जब इसकी फ्रेग्रेंस आएगी, उसकी महक में उड़ेगा, तो किस स्टेट में चला जाएगा, गैस स्टेट में चला जाएगा, है ना, किस स्टेट में जाएगा, गैस स्टेट में। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें एक सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस स्टेट में जाए, है ना, हम लोगों ने अभी देखा था सर, वो सब्लिमेशन होता है। क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। तो आपको आप सॉल्यूशन हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है बेटा, सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूशन में देख लेते हैं बेटा कि सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे नेफ्थलीन हैज अ टेंडेंसी टू सब्लाइम, ठीक है, इट चेंज डायरेक्टली टू द गैसेस स्टेट, therefore the size of the naphthalene balls slowly decrease and ultimately they disappear, no solid residue in left। कुछ नहीं बचता कुछ समय बाद, सारा का सारा जो नेफ्थलीन है वो अपने आप ही गैस स्टेट में चेंज होकर निकल जाता है ना, तो आप उसका कोई भी अवशेष आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ समय बाद। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो क्या हो जाएंगे नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं बेटा वो इसलिए नहीं बचती हैं क्योंकि वो सब्लिमेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, सब्लिमेट हो जाती हैं, सब्लिमेट, है ना, क्या हो जाती हैं, सब्लिमेट हो जाती हैं सर, इसलिए वो बचती नहीं है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो ये आपको केल्विन में गिवन है, हमें केल्विन में दिया है 293 केल्विन, है ना, हमें किस में चेंज करना है, हमें इसको, आसान सा क्वेश्चन है बेटा, हमें इसको सेल्सियस में चेंज करना है। तो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला कि केल्विन इज इक्वल टू, क्या बताया था हमने बताया था आपको केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना, ये फॉर्मूला था, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, केल्विन का वैल्यू में दिया हुआ है कितना, 293 सर, 293 है, ठीक है, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस पता करना है कितना है, तो देखेंगे 273। अब 273 को उधर ले आओ बेटा, कितना बचेगा, 293 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में निकल आएगा कितना, 3 से 3 गया 0, 9 से 7 जाएगा 2 और 2 से 2 जाएगा 0, तो कितना है बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से हम केल्विन से सेल्सियस में चेंज बेटा आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर ऑफ द सेल्सियस स्केल। इसको भी आपको सेल्सियस में चेंज करना है, ठीक है। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था आपका, इससे पीछे वाला क्वेश्चन देखा था, सेम उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आपको किस में चेंज करना है, 470 केल्विन है, इसको भी आपको किस में चेंज करना बेटेगा, इसमें भी आपको सेल्सियस में चेंज करना है। दोबारा से फॉर्मूला लगाइए, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू, है ना, क्या, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना। अब केल्विन देख लीजिए कितना केल्विन आपको दिया है, 470, तो 470 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, इधर आ जाएगा, तो 470 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस में लाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 197 डिग्री सेल्सियस आपका आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आसानी से हम केल्विन से सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये बेटा आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है। क्या सेम है, आपको सेल्सियस में दिया है, सेल्सियस में आपको गिवन है, आपको उसको केल्विन में चेंज करना है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, हम जानते हैं बेटा कि केल्विन में चेंज करते हैं तो सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, सेल्सियस आपको गिवन है, 273 ऐड करके आपको आसानी से उसको लिख लेना है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्या, कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ये आपको सेल्सियस में गिवन है, किस में चेंज करना है, आपको किस में चेंज करना है बेटा,
केल्विन में चेंज करना है। तो ये भी आपको खुद करना है, होमवर्क है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आंसर गिवन है। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना। 373 आपको गिवन है, 273 इसमें ऐड करना है, आंसर आपका 646 आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस करनी है घर पे इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। है ना, रूम टेम्परेचर कितना होता है, अप्रोक्स कितना होगा, रूम टेम्परेचर अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे जो अलमीरा है आपका, आयरन का जो अलमीरा है, उसका स्टेट क्या होगा। रीजन सहित आपको बताना है कि रीजन देना है। ठीक है, आपके घर में, सबके घर में आयरन की अलमीरा होगी, मेरे हिसाब से तो सबके घर में होती है, ज्यादातर लोगों के घर में होती है बेटा। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या रीजन है। एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। हम लोग जानते हैं, घर में है हमारे, है ना, कैसी होती है, सॉलिड होती है। कैसी होती है, सॉलिड होती है। क्या क्या रीजन है, पहला रीजन, अब सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए पहले। इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप, बिल्कुल सही बात है कि उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम है और डेफिनेट शेप है। आप उसको जब प्रेस करते हैं तो बेटा उसका शेप चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो कैसा है बेटा, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। नेक्स्ट है आपका, दिस मीन्स दैट इट इज हार्ड एंड रिगिड, सही बात है, हार्ड भी है और रिगिड भी है। नेक्स्ट, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट्स डेंसिटी इज वेरी हाई, सही बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है और उसका डेंसिटी भी कैसा होता है, हाई होता है। आयरन है भाई, आयरन है, लोहा है, तो लोहे का तो आप जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट बेटा काफी ज्यादा होता है, लगभग 1800-1900 डिग्री सेल्सियस के आसपास बेटा होता है ना, तो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, इस हिसाब से जो आयरन अलमीरा है वो बेटा एक सॉलिड है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, गिव रीजन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी प्रैक्टिस में आपको करवाया हुआ है क्लास के दौरान, है ना, क्लास के दौरान हमने क्वेश्चन देखा है। तो क्या रीजन है, डिफ्यूजन रीजन है सर। जब मैंने आपको डिफ्यूजन बताया था तब मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था, 2 एग्जाम्पल दिए थे, एक तो आपका परफ्यूम वाला था और एक आपका इंसेंस स्टिक वाला था, अगरबत्ती वाला, है ना बेटा। तो देख लेते हैं क्या है। परफ्यूम इज एक्चुअली इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ प्लेजेंट स्मेलिंग वेपर्स का मिक्सचर होता है। तो देयर पार्टिकल्स डिफ्यूज क्वाइट फास्ट एंड कैन रीच ए पर्सन who may be even at a several meters away from a person who has used perfume। ठीक है, क्या होता है इसमें, इसमें बेटा क्या होता है, इसमें देखेंगे प्लेजेंट स्मेल वेपर्स होती हैं, वेपर्स होती हैं जो क्या होता है, जो आसानी से फास्टली डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज हो जाएंगी किसमें, एयर के साथ डिफ्यूज हो जाएंगी और डिफ्यूज होने पर वो आप तक पहुंच जाएंगे या उस पर्सन तक आसानी से पहुंच जाएंगे जो परफ्यूम लगाने वाले से काफी दूरी पर बैठा हुआ है, उसके पास तक भी उसकी स्मेल आसानी से पहुंच जाएगी। क्या क्या रीजन है, ड्यू टू डिफ्यूजन। क्या रीजन है, मेन रीजन क्या है इसका, डिफ्यूजन। सर डिफ्यूजन के कारण से ही जो गैसेस हैं वो आपस में मिक्स हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि उनके पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, है ना, उस वजह से आपस में मिक्स होंगी और जो दूर बैठा कोई व्यक्ति होगा उस तक आसानी से वो सारी गैसेस पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। भैया 3 गैसेस, 3 चीजें हैं और इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, इनके बीच का जो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उसके आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना। तो पहले हम लोग इसको कैटेगराइज कर लेते हैं बेटा। वाटर जो कि एक लिक्विड होता है ना, शुगर जो कि बेटा सॉलिड है, और तीसरा ऑक्सीजन जो कि एक गैस है ना। भाई वाटर जो एक लिक्विड स्टेट में होता है, शुगर चीनी वगैरह है वो आपका किस में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, जहाँ ऑक्सीजन बात करते हैं वो एक गैस है। तो आपको लगाना है असल में इन तीनों के अट्रैक्शन फोर्स के असेंडिंग ऑर्डर में ना, लिक्विड, सॉलिड और गैस। और हम लोग आसानी से जानते हैं सर लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है ना, हल्का गैप मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स तो होता है पर लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता जितना के सॉलिड के में होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बिल्कुल पास पास। कैसे होंगे बेटा, बिल्कुल पास पास है ना। क्यों, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, है ना बेटा। लिक्विड के मुकाबले इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है। और गैस की अगर मैं बात करूं तो सर गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो काफी कम होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं बेटा, सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा, उससे कम अट्रैक्शन फोर्स लिक्विड में, और उससे कम गैसेस में। सॉलिड क्या है? शुगर, है ना। लिक्विड क्या है? वाटर। और ऑक्सीजन क्या है बेटा? एक गैस है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो आपको बताना पड़ेगा सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किसमें, ऑक्सीजन में है। तो सर ठीक है, ऑक्सीजन पहले आ गया, उसके से ज्यादा लिक्विड में, लिक्विड मतलब वाटर में है, वाटर आ गया, और लास्ट में शुगर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से इसको अरेंज कर सकते हैं, इसके फोर्स के, इनके पार्टिकल्स के बीच के फोर्स के, अट्रैक्शन फोर्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देते हैं, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो बेटा एक बात बताइए आप मुझे, है ना। हमारे पास दो चीजें हैं, क्या? तो सर एक तो हमारे पास है पानी, है ना सर, एक तो हमारे पास पानी है, ये लीजिए सर, ये है आपका हमारे पास पानी, इसमें हमारे पास बर्तन में थोड़ा सा पानी है। ठीक है बेटा, क्या ले लेते हैं? पानी ले लिया भाई, वाटर है हमारे पास। ठीक है बेटा, क्या है? वाटर है सर, चलिए वाटर हो गया, है ना। और दूसरी तरफ बेटा मैं ले लेता हूं क्या, दूसरी तरफ हमारे पास है, क्या है बेटा? दूसरी तरफ हमारे पास है सर एक आइस क्यूब है। ठीक है, क्या है? तो सर हमारे पास एक आइस क्यूब है। तो सर ठीक है, ठीक है, ये क्या है बेटा? ये हमारे पास आइस है, ठीक है, और ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, बात करूंगा मैं थोड़ी देर में, क्या कि दोनों का टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन है, इसका भी टेम्परेचर और इसका भी टेम्परेचर सर 273 केल्विन है। ठीक है सर, ठीक है, क्या है? 273 केल्विन है। तो सर सही है, 273 केल्विन है। जब दोनों का ही टेम्परेचर बेटा 273 है ना, तो फिर ऐसा क्यों है कि एक सॉलिड स्टेट में है और एक लिक्विड स्टेट में है ना। देखिए दोनों का टेम्परेचर सेम है, कह रहा है ना, वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। भैया कूलिंग में ज्यादा इफेक्टिव है, किसके कंपैरिजन में? देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जब सर दोनों का टेम्परेचर सेम है और एक वाटर है और एक आइस है, फिर अगर कूलिंग की बात करें तो कूलिंग में आइस ज्यादा इफेक्टिव क्यों है? तो इसका बेटा दो तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं। पहला ये कि इफेक्टिव क्यों है, और दूसरा ये जब दोनों का टेम्परेचर सेम है तो सर ये लिक्विड स्टेट में क्यों है और ये आपका सॉलिड स्टेट में क्यों है, ऐसा क्यों है? तो क्या कारण है इसका, कौन बताएगा बच्चा? जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी सोचो कि क्या हो सकता है इसका आंसर, है ना। इसका आंसर क्या हो सकता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, यहां से क्वेश्चन आपको आपके स्कूल वाले जरूर पूछेंगे आपका पेपर में, है ना। तो क्या है सर, दोनों में जो अंतर है ना, दोनों में एक चीज का अंतर है। किस चीज का अंतर है? दोनों में अंतर है बेटा लेटेंट हीट का ना। लेटेंट हीट हम लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, लेटेंट हीट का। ठीक है, तो इसलिए क्या, इसलिए जो आपका आइस है वो ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? उसके पास लेटेंट हीट है ना। और उसने क्या कर दिया है, उसने अपनी लेटेंट हीट को लेकर के वो किस में चेंज हो गया है? वो आपका वाटर में। इसलिए दोनों का टेम्परेचर सेम होने के बावजूद भी जो आपका आइस है वो ज्यादा इफेक्टिव है ना, और जो आपका वाटर है वो कम इफेक्टिव है। ठीक है, याद रखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट जैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, गिव टू रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट अ रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। जस्टिफाई करना है कि वाटर जो है बेटा रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड होता है। रूम टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया था, क्या होता है रूम टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, 26 27 ये आपका रूम टेम्परेचर होता है। तो क्या है, वाटर इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन होंगे? पहला, व्हेन प्लेस्ड इन अ बीकर इट्स लेवल कैन नॉट bring to the pressing। दूसरा, it can take the shape of any container in which it's placed। जो कि हमारे पास हम जानते हैं जो कि लिक्विड की क्या होते कैरेक्टरिस्टिक्स होते, क्या क्या आप जिस किसी बर्तन में आप किसी लिक्विड को डालते हो वो क्या होता है, उसी का आकार ले लेता है ना। उसी का क्या ले लेता है बेटा? उसी का आकार ले लेता है ना। और दूसरा, आप जानते हो कि इसका शेप भी बेटा आकार तो ले ही लेगा, साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता। अगर आप कंटेनर चेंज करोगे, एक कंटेनर में आपने अब डाला, दूसरे कंटेनर में चेंज कर दें करोगे, तो कंटेनर के हिसाब से शेप तो वो चेंज करेगा, लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज
नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर वाटर एक लिक्विड है। ठीक है, तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट प्रोड्यूस मोर सेवरेबल बर्न्स, बॉइलिंग वाटर, स्टीम। बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास क्या है, एक गर्म पानी है और एक भाप है, तो इन दोनों में से आपको क्या ज्यादा तेज जलाएगी? अगर दोनों के एक हाथ पे आपके गर्म पानी गिर जाए और दूसरा हाथ आपका भाप से जल जाए, तो दोनों में से तकलीफ किस में ज्यादा होगी? हैं, सोच रहे होगे सर क्या क्या बात कर रहे हो तुम भी, हैं जलाने की बात कर रहे हो, वो भी एक ना दोनों हाथ, है ना। वैसे बता कहने के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसा कुछ मेरी कोई मंशा नहीं है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता भाई। ठीक है ना, तो उसमें क्या करना है, तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक बॉइलिंग वाटर गर्म पानी है, दूसरा स्टीम है, तो दोनों में से क्या चीज ज्यादा जलाएगी, है ना। तो देखते हैं क्या चीज जल्द जलाएगी। सबको पता है, ये तो जनरली आपको सबको पता होगा कि सर क्या चीज ज्यादा जलाएगी, सर स्टीम ज्यादा जलाएगी, है ना। भाप ज्यादा जलाते हैं, क्यों, किस वजह से? नो सर, किस वजह से जलाएगी? लेटेंट हीट की वजह से जलाएगी। देखिए क्या, एज कंपेयर्ड बॉइलिंग वाटर इज अब्सॉर्ब दैट स्टीम प्रोड्यूस मोर सेवरेबल बर्न्स, सेंस एज द स्टीम चेंज इनटू बॉइलिंग वाटर इट रिलीज हीट ऑफ कंडेंसेशन। क्या रिलीज करेगी? हीट ऑफ कंडेंसेशन, विच इज इक्वलेंट टू द लेटेंट हीट। जो किसके इक्वल होगा? लेटेंट हीट के इक्वल होगा, वाटर। दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज मोर सेवरेबल बर्न्स। क्या क्या ज्यादा बर्न करेगी आपको? आपको बर्न करेगी स्टीम, है ना। स्टीम ज्यादा बर्न करेगी, किस वजह से? क्योंकि जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होगा वो एनर्जी क्या होगी? आपकी लेटेंट हीट होगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट में देखेंगे बेटा। तो बस बेटा आज के लिए 15 क्वेश्चंस ही थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ और मजेदार क्वेश्चंस लेके आएंगे और कुछ और मजेदार हम लोग बातें करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पर। तो बेटा हमारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो, तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना बेटा। सब्सक्राइब भी करें। बच्चों के व्यूज तो ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन बेटा सब्सक्राइब अभी उतना नहीं हो रहा है ना। तो इस रेड वाले बटन को दबाकर जाया करो, है ना। इस रेड वाले बटन को बेटा दबाकर जाया करो। एक ही बार दबाना है, ऐसा नहीं है एक बार दबा दिया ब्लैक हो गया फिर दबा दो। एक ही बार दबाना है, देखना है कि ब्लैक हुआ है नहीं हुआ, है ना बेटा। और साथ ही साथ बेटा इस बेल आइकन को भी प्रेस किया करो, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।